हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दिखाना भूल गई थी कि केवीएस में यहाँ से कैसे क्वेश्चन आए थे। तो देखो यहाँ पे इस वाले यूनिट से यानी हम कहें सर्कुलेटरी सिस्टम से केवीएस में 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन ये था, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन था, एओर्टा अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई बाइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, साइनोएट्रियल नोड इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। तो ये था हमारा क्वेश्चन, यानी हम कहें तो ये हार्ट स्ट्रक्चर से था। मतलब हार्ट स्ट्रक्चर जब मैं आपको बताऊंगी तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन जो कि केवीएस में सर्कुलेटरी सिस्टम से पूछा गया था। और ये है इसका सेकेंड क्वेश्चन जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फ। देखो यहाँ भी नॉट, इनकरेक्ट, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फ, यानी दूसरा क्वेश्चन है हमारा लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ का फंक्शन क्या है क्या नहीं है, तो आपसे पूछा था क्या नहीं है। कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, एग्जिबिटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था लिम्फ से रिलेटेड। अब आपको जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर डिस्कस करूंगी, ये जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा हुआ था, सबसे पहले उसको जो है एक बार रीकैप कर लेते हैं ताकि एक मोमेंटम आ जाए पढ़ने का। उसके बाद जो है हम आगे आज WBC कंटिन्यू करेंगे। तो देखो कल के लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, ब्लड सेल्स जिसमें क्या क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये तीनों होते हैं ब्लड सेल्स। इसके साथ ही ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा, यानी हम कह सकते हैं ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड। अब देखो कल के लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था RBC के बारे में, तो एक बार इसको रीकैप कर लेते हैं फिर WBC को कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो हमने देखा था, ब्लड में से अगर ब्लड सेल को हटा दो क्या बच जाएगा, प्लाज्मा, और अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन को हटा दो जो बच जाएगा वो होगा हमारा सीरम। और जो ब्लड का रेड कलर है वो है रेड ब्लड सेल्स की वजह से, और रेड ब्लड सेल्स जो है उसका कलर रेड है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें तो सबसे नीचे जो बैठ जाएगा वो होगा हमारा RBC, बीच में WBC और एकदम ऊपर जो फ्लोट करेगा वो होगा हमारा प्लाज्मा। अब अगर बात करें RBC की तो इसका कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और इसको हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। RBC का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ में, यॉर्क सैक में भी हो सकता है, लिवर, स्प्लीन, बोन्स, इन सभी जगहों पर हो सकता है। लेकिन एडल्ट में ओनली बोन मैरो आर इन्वॉल्व इन RBC फॉर्मेशन। अब देखो जब RBC तुरंत के तुरंत फॉर्म होती है तो वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी हम कह सकते हैं इमेच्योर RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि मेच्योर RBC जो होती है वो बाइकॉन्केव शेप की होती है और यहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ताकि बढ़िया स्पेस मिल सके RBC को, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के लिए, बाकी अदर वर्क के लिए। अब ये जो मेचुरेशन है RBC का उसके लिए रिक्वायर होता है आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, और इनमें से अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की यानी आयरन की, फॉलिक एसिड की या विटामिन B12 की किसी की भी कमी हो जाती है तो क्या लीड होता है, एनीमिया यानी रिडक्शन ऑफ RBC। अब देखो जो RBC है वो DNA प्रोफाइलिंग यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज इसमें मतलब न्यूक्लियस नहीं है, और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो DNA नहीं है, अगर DNA ही नहीं है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं किया जा सकता। और जो RBC होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। जो इसका डायमीटर होता है वो वेरी करता है, जैसे हमने देखा जो RBC है वो बाइकॉन्केव शेप का भी होता है, सर्कुलर भी होता है, जैसे इमेच्योर होता है तो सर्कुलर होता है। तो इस तरह से जब बाइकॉन्केव है तो बीच में 1 माइक्रोमीटर और इंड पे 2.2 माइक्रोमीटर, और अगर राउंड है तो 7.2 माइक्रोमीटर। RBC के लाइफ साइकिल की बात करें 120 डेज की लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद ये स्प्लीन में जाके क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं जो स्प्लीन है वो ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड है। अब देखो
जब आरबीसी तुरंत के तुरंत बनती है, यानी जो इमेच्योर आरबीसी होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जैसे ये राउंड है और ये हमारा स्प्लीन है, जब आरबीसी स्प्लीन से गुजरती है तो ये अपने शेप को चेंज कर लेती है। मतलब अगर ये इतनी बड़ी आरबीसी है तो थोड़ी ये इस तरह से हो जाएगी और इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाएगी, यानी स्प्लीन से होते हुए वो इजीली बाहर निकल जाएगी। लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो स्टिफ हो जाती है, यानी कठोर हो जाती है, और जो कठोर हो जाता है वो टूट जाता है। तो जब मैच्योर हो जाती है 120 डेज के बाद आरबीसी, और तब वो अगर स्प्लीन से जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। यानी हम कह देते हैं कि उसका क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो याद रखना, जो इमेच्योर आरबीसी होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होता है वो स्टिफ होता है, इस वजह से वो टूट जाता है। अब देखो आरबीसी जो है बाइकॉन्केव है, ई न्यूक्लिएटेड है, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ इन ब्लड ये प्रेजेंट होता है। रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी O2 या CO2। अब देखो हमने देखा था जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पर कुछ आइडेंटिटी मार्कर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। एंटी यानी एंटीबॉडी, जन मीन्स जनरेटिंग, यानी एंटीबॉडी जनरेटिंग कौन होता है, एंटीजन। अब जो एंटीजन होते हैं वो ABO एंटीजन भी हो सकते हैं, RH एंटीजन भी हो सकते हैं। ABO सिस्टम में हमने क्या देखा, अगर A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप, AB एंटीजन है तो AB ब्लड ग्रुप, नील एंटीजन यानी कोई एंटीजन नहीं है तो O ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे देखो जो एंटीजन होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, यानी शुगर प्लस प्रोटीन, और जो A और B एंटीजन होते हैं इनके शुगर में बस हल्का सा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कौन आ सकता कौन जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे सिंपली आपको बताती हूँ, हमने क्या देखा था, जो AB ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल भिखारी, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे ले सकता है। और जो O ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको दे सकता है। और अब तो आपको ये भी पता है कि O निगेटिव जो होता है वो डोनर होता है, क्योंकि ना तो उसके पास ABO इसमें से कोई एंटीजन है, ना ही उसके पास RH एंटीजन है। तो वो जब भी किसी के बॉडी में, यानी रिसिपिएंट के बॉडी में जब भी उसको डाला जाएगा तो वो किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ होगा ही नहीं। तो इस वजह से जो O निगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि उस पर किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं होता। तो वो जो है किसी भी रिसिपिएंट की बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। लेकिन O ब्लड ग्रुप जो है वो केवल O से ले सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो O ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीजन तो है नहीं, और जैसे ही आप चाहे A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप कोई सा भी डालेंगे तो उनके पास एंटीजन है। और हमने क्या देखा, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग, जो एंटीबॉडी जनरेट करवाएंगे। तो अगर A ब्लड ग्रुप देंगे हम तो A ब्लड ग्रुप के पास क्या है, A एंटीजन है, तो A एंटीजन मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी बना देगा। अगर B ब्लड ग्रुप देंगे तो वो एंटीबॉडी बना देगा, A भी देंगे तो दोनों ही बना देंगे। तो इस वजह से हम O को कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हैं एक्सेप्ट O ब्लड ग्रुप। और O ब्लड ग्रुप में भी कौन, O निगेटिव। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रखेंगे। तो ये सब कुछ हमने जो है डिस्कस कर लिया था। फिर हमने RH एंटीजन देखा था कि ये सबसे पहले रीसस मंकी में डिटेक्ट हुआ था, इस वजह से हम इसको RH एंटीजन बोल देते हैं। जिसके पास RH एंटीजन है वो हो जाएगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जिसके पास नहीं है निगेटिव ब्लड ग्रुप। फिर यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में, अगर मदर निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड होगी, चाहे वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो, तो उसमें दिक्कत होती है। क्यों होती है ये भी हमने देखा था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब फर्स्ट डिलीवरी के दौरान जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है तो फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है। तो मदर का ब्लड क्या है, RH मतलब निगेटिव है। नेगेटिव मतलब RH एंटीजन वहाँ पे नहीं है। तो जब फीटस से RH एंटीजन जाएगा तो RH एंटीबॉडी बना देगा। तो इस वजह से जब सेकेंड बेबी कंसीव होगा तो उसका जो है RBC डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से पहला बच्चा छोड़ के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के केस में। और इसका सबसे बेस्ट उपचार क्या होता है, रोगेम या फिर एंटी-D। तो यहाँ पे हमने देखा था
जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है उसका कंडीशन क्या है, RH पॉजिटिव फादर, RH नेगेटिव मदर, रप्चर ऑफ RBC इन फीटस ब्लड फ्रॉम सेकेंड प्रेगनेंसी, जॉन्डिस, एनीमिया, फिर डेथ। ट्रीटमेंट क्या है, एंटी-डी या फिर रोगेम शुड बी एडमिनिस्टर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। फिर यहाँ पे देखो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था और अब हम देखते हैं WBC। तो WBC इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अब देखो ल्यूक वर्ड आपको साइंस में बहुत जगहों पर मिलेगा। ये जो ल्यूक वर्ड है ये आपको साइंस में बहुत जगहों पर मिलेगा। तो हमेशा ही ल्यूको वर्ड का मतलब क्या होता है, वाइट। क्या मतलब होता है, वाइट। तो याद रखना ल्यूको वर्ड का मतलब ही होता है वाइट। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होता है इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। RBC को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। WBC को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। तो अब देखो जो WBC होता है इसका मेन फंक्शन होता है डिफेंस, यानी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। और इसका अमाउंट कितना होता है, 6000 to 8000 पर mm³ इन ब्लड। जो हमारा RBC है वो मिलियंस में है, लेकिन ये जो है 1000 में है। और हम देखेंगे जो प्लेटलेट्स होता है वो लाख में होता है, उसका अमाउंट लाख में होता है, लाख में होता है। तो देखो जो WBC होता है ये 6000 to 8000 पर mm³ इन ब्लड प्रेजेंट होता है। और इसके टाइप्स होते हैं 5, जिसमें देखो टोटल 100% में से 6000 to 8000 पर mm³ ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें से जो 100% है इसमें से इसको आप देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अरेंज करने को कि इनके मतलब परसेंटेज के हिसाब से इनका ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बताइए। तो आप जो है इसको कैसे याद रखेंगे, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, यानी NLMEB, 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 नेवर लेट मंकी ईट बनाना। अब देखो N फॉर न्यूट्रोफिल्स, L फॉर लिम्फोसाइट, M फॉर मोनोसाइट, E फॉर इयोसिनोफिल, B फॉर बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल होता है मतलब नीचे से ऊपर आप जाते जाएंगे, इनका परसेंटेज, एक सेकेंड, जब आप नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो इनका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, इनका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो देखो जो न्यूट्रोफिल्स, नहीं इसको नीचे से देखते हैं। देखो जो हमारा बेसोफिल होता है ये सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि कितना होता है 0.5 to 1%, 0.5 to 1%। और जो इयोसिनोफिल्स होता है वो 1 का डबल 2 to 3%, 2 to 3%। और जो मोनोसाइट होता है 3 का डबल 3 to 6 to 8%, 6 to 8%। बाकी लिम्फोसाइट याद रख लेना 20 to 25% और न्यूट्रोफिल 60 to 65%। तो ये हो गया परसेंटेज, जो कि आपको सेपरेटली भी याद होना चाहिए और इसका आपको मतलब ऑर्डर भी याद होना चाहिए। ऑर्डर तो आप सिंपली ऐसे ही देख लेंगे, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, इस तरह से। लेकिन अगर वो आपसे इंडिविजुअली पूछ लेते हैं लिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइट का परसेंटेज क्या है, तो वहाँ पे कुछ भी दे देंगे 4 ऑप्शन में। तो आपको इस तरह से ये जो है इंडिविजुअली भी याद होना चाहिए और ऑर्डर भी याद होना चाहिए। तो देखो याद करना बहुत ही आसान है। नीचे से देखना, सबसे पहले बेसोफिल 1%, इयोसिनोफिल 1 का डबल यानी 2 to 3%, मोनोसाइट यहाँ पे इसका भी डबल यानी 3 to 6 to 8%। फिर इस तरह से जो है लिम्फोसाइट 20 to 25, न्यूट्रोफिल 60 to 65%। तो ये हो गया इसका परसेंटेज। तो ये देखो इस तरह से आपसे ऑर्डर जो है पूछ सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। अब यहाँ पे देखो ये जो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ऑल द WBC आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। ये जो हमारे WBC सेल हैं ये 5, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फिल, एक होता है साइट, एक होता है फिल, एक होता है साइट, एक होता है फिल, एक होता है साइट। देखो फिल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे PHIL ना देख के आप सोचा ऐसे FILL। फिल मीन्स क्या होता है, भरा हुआ, यानी कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे कुछ भरा हुआ है, कुछ है। तो देखो फिल में हम क्या देखेंगे, फिल्ड विथ ग्रेन्यूल, जो कि कैसे भरा हुआ है, फिल्ड विथ ग्रेन्यूल, जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे फिल। और एक होता है साइट,
जिसमें क्या होता है, नॉट फिल्ड विथ ग्रेन्यूल, जिसमें ग्रेन्यूल अब्सेंट होते हैं या फिर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब देखो फिल में क्या है, फिल्ड विथ ग्रेन्यूल, तो ये जो है ग्रेन्यूल से फिल्ड होते हैं, इस वजह से इसको हम बोल देते हैं ग्रेन्यूलोसाइट। क्या बोल देते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट। और ये जो मतलब फिल्ड नहीं है ग्रेन्यूल से, उनको हम बोल देंगे ए ग्रेन्यूलोसाइट, यानी जहाँ पे ग्रेन्यूल अब्सेंट है, जहाँ पे ग्रेन्यूल अब्सेंट है यानी ए ग्रेन्यूलोसाइट। अब देखो ग्रेन्यूलोसाइट में हमने क्या देखा, क्या क्या आता है, फिल, और ए ग्रेन्यूलोसाइट में क्या आता है, साइट। तो साइट में क्या आ जाएगा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और फिल में क्या आ जाएगा, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। तो इसमें क्या आ जाता है, फिल फिल फिल। ग्रेन्युलोसाइट में फिल फिल फिल, ए ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब देखो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल होता है इसको हम स्टेन करते हैं न्यूट्रल डाई के थ्रू। जो इयोसिनोफिल होता है इसको स्टेन करते हैं एसिडिक डाई या फिर इयोसिन डाई के थ्रू। और जो बेसोफिल होता है इसको स्टेन करते हैं बेसिक डाई के थ्रू। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है, इयोसिनोफिल इयोसिन डाई, बेसोफिल बेसिक डाई, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाई। तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा। तो अब देखो हमने ये देख ही लिया ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल 60 to 65%, इयोसिनोफिल 2 to 3%, बेसोफिल 0.5 to 1%। अब देखो जो न्यूट्रोफिल होता है इसी को हम बोलते हैं PMN सेल, यानी पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल, यहाँ पे ये जो इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे मेनी न्यूक्लियस है, इस तरह से। अब देखो मेनी लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। जो न्यूट्रोफिल्स होता है यहाँ पे बहुत सारे लाइसोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम अगर प्रेजेंट होंगे तो लाइसोसोम के अंदर में क्या होता है, एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स में लाइसोजाइम एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे। और अगर लाइसोसोम प्रेजेंट है, लाइसोसोम के अंदर लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये किस में इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस, इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस। और जो इयोसिनोफिल होता है ये किस में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, एजमा एंड नियोप्लास्टिक कैंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है सिंपली इनके फंक्शन के ऊपर। तो आपको ये फंक्शंस जो हैं एक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जो न्यूट्रोफिल होता है ये फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पे लाइसोसोम होते हैं, और अगर लाइसोसोम होते हैं तो इनके अंदर लाइसोसोम एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे। जो इयोसिनोफिल होता है 2 to 3% होता है, और ये इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स में, एजमा में, नियोप्लास्टिक कैंसर में। और देखो जो बेसोफिल होता है वो सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन। जो बेसोफिल होता है वो क्या क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और यही सेम फंक्शन होता है मास्ट सेल का। अभी आगे देखते हैं। अब देखो जो बेसोफिल है इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। देखो इयोसिनोफिल भी यहाँ पे हमने देखा एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, और बेसोफिल भी। तो जो बेसोफिल है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। सिक्रीट क्या क्या करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन, ये तो हमने देखा। अब ये जो हिस्टामिन है इसका काम क्या होता है, वेजोडाइलेशन। सीरोटोनिन का काम होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और हिपैरिन का काम होता है एंटीकोगुलेंट। तो हिपैरिन आप लोगों को पता ही होगा, मतलब सिंपली हम पढ़ते आते हैं, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। अब देखो सीरोटोनिन में क्या है, सा से सिकुड़ना, शीरो सिकुड़ना। तो सीरोटोनिन सिकुड़ना, यानी सीरोटोनिन किसका काम करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है, सिकुड़ना, और डायलेशन मीन्स फैलना। तो देखो अगर आपको ये याद हो गया, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, सीरोटोनिन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह काम करता है यानी सिकुड़ता है, और हिस्टामिन वेजो डाइलेशन की तरह काम करता है। ये आपको फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इतना प्रेशर देके मैं आपको बता रही हूँ।
तो हिपेरिन एंटीकोगुलेंट, सीरोटोनिन सिकुड़ना यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन और हिस्टामिन वेजो डायलेशन। तो देखो ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, ये है हमारी ब्लड कैपिलरी। तो अब यहाँ पे क्या हुई, ये आपको पतली दिख रही लेकिन बाद में ये क्या हो गई, मोटी हो गई। और कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा, पहले मोटी थी फिर क्या हो गई और पतली हो गई, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, सिकुड़ गई। तो देखो जब भी एक पतली पाइप है तो पतली पाइप से थोड़ा पानी जाएगा, लेकिन अगर मोटी पाइप है तो बहुत सारा पानी जाएगा। तो अगर कैपिलरी पतली है तो थोड़ा ब्लड सप्लाई होगा, लेकिन अगर कैपिलरी मोटी हो गई, उसके बीच में ज़्यादा स्पेस आ गया तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड सप्लाई। यानी हम कह सकते हैं हिस्टामिन वेजो डायलेशन करता है, जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और सीरोटोनिन सिकुड़ता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। तो पहले पाइप मोटी थी, ज़्यादा पानी जा रहा था, अब और पतली हो गई, कैपिलरी और पतली हो गई, तो ब्लड सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तुम कह सकते हैं डिक्रीज ब्लड सप्लाई। और हिपेरिन एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। अब यहाँ पे देखो बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल। तो हमने आपको क्या बताया, ये दोनों ही सेम ही होते हैं। जो बेसोफिल होता है और मास्ट सेल, दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है सेम होता है। बोथ सिक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन, बट बोथ आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन। बस इनमें से बस इतना सा डिफरेंस है कि ये दोनों अलग अलग लोकेशन पर पाए जाते हैं। बेसोफिल, मास्ट सेल, दोनों का स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, दोनों का फंक्शन भी सिमिलर होता है। अंतर बस इतना है कि ये दोनों अलग अलग लोकेशन पर पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। जो बेसोफिल है अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। और जो मास्ट सेल होता है ये हमारे टिश्यू में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिश्यू में। और मास्ट सेल के बारे में हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू चैप्टर में। अब देखो हिस्टामिन प्रोड्यूसेस एलर्जिक रिस्पॉन्स। जो हिस्टामिन होता है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, रनी नोज, इस तरह से। टू रिड्यूज एलर्जिक सिम्टम, यानी एलर्जिक सिम्टम को रिड्यूज करने के लिए क्या दिया जाता है, एंटी हिस्टामिनिक्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिट्रीजीन। सिट्रीजीन यानी अगर किसी को एलर्जी हो गई किसी चीज़ से तो हम उसको क्या देते हैं, सिट्रीजीन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स। तो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया ग्रेन्युलोसाइट यानी फिल वाला। अब हम देखेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट यानी साइट वाला। तो इसमें क्या क्या आएगा, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो देखो जो लिम्फोसाइट होता है, यहाँ पे दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है, दोनों का ही बॉर्न कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। यानी दोनों का जन्म स्थान कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। यानी हम कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट दोनों ही भाई भाई हैं, यानी दोनों का जन्म स्थान एक ही है। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक जो है जहाँ पे जन्म लिया वहीं रह गया, यानी वहीं पे बड़ा हो गया, यानी वहीं पे मैच्योर हो गया। तो ये है हमारा बी लिम्फोसाइट। लेकिन एक भाई जो था उसको चोर उठा ले गए, तो वो चोर के यहाँ जो है पला और बड़ा हुआ, तो वो चोर बन गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है, दोनों का जन्म स्थान एक ही है, यानी दोनों ही बॉर्न होते हैं बोन मैरो में। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है वो तो बोन मैरो में ही मैच्योर हो गया, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट था उसको चोर उठा ले गए, तो वो चोर के यहाँ पला बड़ा, तो चोर बन गया। यानी इसका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस में। कहाँ पे, थाइमस में। तो याद रखना बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट दोनों ही बोन मैरो में बॉर्न होते हैं, और मतलब दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। लेकिन बी लिम्फोसाइट तो बोन मैरो में मैच्योर हो जाता है, जबकि टी लिम्फोसाइट थाइमस में क्या होता है, मैच्योर होता है। अब जो बोन मैरो है वो प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और क्या फॉर्म करता है, एंटीबॉडी। और जो जो टी लिम्फोसाइट होता है वो प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और अब आपको इन दोनों टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है इम्यूनोलॉजी चैप्टर जो है डिस्कस कर लिया है। तो अब आपको ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इन सब के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होगा।
अब देखो जो मोनोसाइट होता है तो इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, और जैसे ही यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल आया मोनोसाइट के पास, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये दानव रूप ले लेगा, राक्षस बन जाएगा। तो मोनोसाइट पहले तो ऐसे था, एकदम सुंदर सुशील इस तरह से। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आया इसके पास, ये तुरंत क्या हो गया, बिग सेल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या है, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल मोनोसाइट के पास आएगा, मोनोसाइट विल कन्वर्ट इनटू बिग ईटर सेल। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज जो कि क्या काम करता है, फेगोसाइटोसिस। अब देखो 2 फेगोसाइटोसिस सेल होते हैं। तो एक हो गया हमारा पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल यानी न्यूट्रोफिल्स, और एक हो गया हमारा यहाँ पे मैक्रोफेजेज या फिर मोनोसाइट, क्योंकि यही मोनोसाइट जब फॉरेन पार्टिकल से मिलता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्रोफेजेज में। तो जो न्यूट्रोफिल है और मैक्रोफेजेज हैं, ये दोनों ही किसका काम करते हैं, फेगोसाइटिक सेल का। तो 2 फेगोसाइटिक सेल अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, एक है हमारा न्यूट्रोफिल, एक है हमारा मोनोसाइट। अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो हमने देखा जो आरबीसी है इसका अमाउंट है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ इन ब्लड। जो डब्ल्यूबीसी है इसका अमाउंट है 6,000 to 8,000 पर mm³, यानी ये जो है मिलियन में है, ये जो है 1000 में है। लेकिन जो प्लेटलेट्स होता है इसका अमाउंट कितना होता है, 1.5 लाख to 3 लाख। मतलब इस तरह से बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होता है उसका अमाउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 3 लाख होता है। तो आरबीसी मिलियंस में होती है, डब्ल्यूबीसी 1000 में होता है, प्लेटलेट्स लाख में होता है। तो देखो जो प्लेटलेट्स है इसका अमाउंट कितना होता है ब्लड में, 1.5 लाख to 3 लाख पर mm³। दे इन्वॉल्व इन क्लॉट यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन, या फिर हम इसको बोलते हैं हीमोस्टैटिस। तो जो प्लेटलेट्स होता है ये जो है क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हीमोस्टैटिस। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो देखो आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन में हेल्प करता है यानी क्लॉट में हेल्प करता है। तो थ्रोम्बस, थ्रोम्बो। तो थ्रोम्बोसाइट जो है ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन या फिर क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब देखो दे आर फ्रैगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट सेल। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये एक मेगाकैरियो, मेगा मीन्स क्या होता है, बड़ा, यानी मेगाकैरियोसाइट एक बड़ा सा सेल है जिसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस है। मेगाकैरियो, देखो मेगा मीन्स बड़ा, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, साइट मीन्स सेल। एक ऐसा सेल जिसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगाकैरियोसाइट। जब इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है यानी ये छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। यानी हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइटिक सेल। फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइटिक सेल, ये जो है मेगाकैरियोसाइटिक सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इनका अमाउंट 1.5 लाख से 3 लाख पर mm³, इन्वॉल्व इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन, दैट्स वाई थ्रोम्बोसाइट, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट सेल। अब देखो प्राइमरी हीमोस्टैसिस। देखो हीमोस्टैसिस यानी ब्लड फॉर्मेशन जब हम देख रहे हैं तो एक होता है प्राइमरी हीमोस्टैसिस, एक होता है सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। तो प्राइमरी हीमोस्टैसिस क्या होता है, जैसे हमारा जो प्लेटलेट्स है, जैसे कोई कट लगा तो वो जो है आ जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे क्या बना लेंगे, प्लेटलेट प्लग। क्या बना लेंगे, प्लेटलेट प्लग। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी हीमोस्टैसिस।
अब आगे देखिए, यहाँ पे है हमारा सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक है इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पे देखो, एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या है, यहाँ पे जो देखो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है, यानी एक क्लॉट बन जाता है। तो जो क्लॉट बनता है उसके लिए कुछ जो है कंपोनेंट या कुछ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो अगर मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम कह सकते हैं कि जो फाइब्रिन का फॉर्म करता है वो कंपोनेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टिश्यू में प्रेजेंट होगा। टिश्यू में प्रेजेंट होगा तो हम इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। लेकिन अगर फाइब्रिन को फॉर्म करने वाले कंपोनेंट हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट हैं, हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। तो याद रखना, एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम कह सकते हैं कंपोनेंट टू फॉर्म फाइब्रिन प्रेजेंट इन टिश्यू, यानी यहाँ पे फाइब्रिन फॉर्म करने वाले कंपोनेंट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे में जो कंपोनेंट होते हैं फाइब्रिन फॉर्म करने वाले वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे देखो, ये जो 7th फैक्टर होता है वो इनएक्टिव स्टेज में है, फिर एक्टिव स्टेज में चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो, ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर एक्सेप्ट कैल्शियम। देखो, कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है जब ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो सभी के सभी लीवर में बनते हैं, लेकिन एक जो है वो है हमारा कैल्शियम, वो लीवर में नहीं बनता, सिंथेसाइज नहीं होता। अब देखो इंट्रिंसिक पाथवे में यहाँ पे जो भी फैक्टर हैं, यहाँ पे जो भी फैक्टर हैं सबसे पहले वो कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में हैं। कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। देखो आई 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 मतलब है इनएक्टिव। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं, 12, 11, 9, 10, 12, 11, 9, 10। इस तरह से आप जो है इसको याद रखेंगे, 12, 11, 9, 10, 12, 11, 10, सॉरी 12, 11, 9, 10, 12, 11, 9, 10, 12, 11, 9, 10। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा 12th फैक्टर, ये है 11th फैक्टर, ये है 9th फैक्टर, ये है 10th फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो हमको कोई इंजरी हुई, तो यहाँ पे जो 12 नंबर फैक्टर था वो किस में हो जाएगा, एक्टिव में चेंज हो जाएगा। सॉरी, जो 12 नंबर फैक्टर था वो क्या हो जाएगा, जैसे ही कोई इंजरी होती है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और जब ये 12 नंबर फैक्टर एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो ये जो है एक्टिव कर देगा किसको, 11th नंबर फैक्टर को। फिर ये जब इसको मतलब एक्टिवेट करेगा तो ये एक्टिव हुआ, और अब ये एक्टिव कर देगा किसको, 9th नंबर फैक्टर को। फिर ये एक्टिव कर देगा 10th नंबर फैक्टर को। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करते जाते हैं, इंड्यूस करते जाते हैं, मतलब एक्टिवेट करते जाते हैं। और ये जो 10th नंबर फैक्टर होता है ये एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन में देखो, प्रो हमने आपको बताया था जेन, अगर लास्ट में जेन वर्ड लग जाता है यानी वो क्या है, वो एंजाइम अभी इनएक्टिव है। तो प्रोथ्रोम्बिनोजेन इसको एक्टिव फॉर्म यानी थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, 10th नंबर फैक्टर। तो अब ये जो थ्रोम्बिन है ये जो है कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में, और यही फाइब्रिन क्या करता है, क्या करवाता है, क्लॉट फॉर्मेशन करवाता है। तो देखो, ये तो प्लेटलेट्स आ गए थे जो प्लेटलेट प्लग बना लिए थे, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लेटलेट्स प्लस फाइब्रिन इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्लॉट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से, मतलब जब 12th वाला एक्टिव हुआ तो 11th वाले को किया, 11th वाला 9th वाले को किया, 9th वाला 10th वाले को किया, 10th वाला फिर जो है प्रोथ्रोम्बिनोजन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से एक दूसरे को ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है ये प्रोसेस। इस वजह से हम ब्लड क्लॉटिंग को क्या बोल देते हैं, कैस्केड प्रोसेस। क्या बोल देते हैं, कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस मतलब एक दूसरे से ये ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे को दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, चौथा पांचवे, इस तरह से। इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, कैस्केड प्रोसेस। मतलब एक दूसरे से लिंक होने की वजह से इसको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। अब देखो, हमने जो है डिस्कस किया ब्लड सेल्स के बारे में।
तो ब्लड सेल में हमने क्या क्या देखा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और हमने क्या देखा था, ब्लड में ब्लड सेल्स के अलावा क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। ब्लड में ब्लड सेल्स के अलावा क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। सॉरी, ब्लड सेल्स में क्या होता है, ब्लड में ब्लड सेल्स के अलावा क्या होता है, प्लाज्मा। तो देखो, P फॉर प्लाज्मा, P फॉर 55, 55 प्लाज्मा, 55 प्लाज्मा, 55 प्लाज्मा। ये जो है आपसे परसेंटेज पूछा जाता है, इस वजह से बता रही हूँ, 55 प्लाज्मा। तो ब्लड में ब्लड सेल था प्लस प्लाज्मा था, प्लाज्मा 55% हो गया, तो बाकी कितना बचा, 45। तो 45% क्या हो जाता है, ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा 55, प्लाज्मा 55, बाकी ब्लड सेल्स 45। तो ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। ब्लड सेल्स का परसेंटेज कितना होता है, 45%, और प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, 55%। अब देखो, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90%, यानी प्लाज्मा तो ब्लड का 55% हो गया, लेकिन अब हम प्लाज्मा को जब देखेंगे तो प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। बाकी 10% में प्लाज्मा प्रोटीन, मिनरल्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, एंटीबॉडी, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो प्लाज्मा में क्या क्या हो जाएगा, 90% तो वाटर हो गया, बाकी 10% में प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। मिनरल्स में क्या क्या हो गया, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन। तो ये सारी चीज़ें मिनरल्स में, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें तो CO2 एंड O2 भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो भी बनते हैं, जो कि हमने डाइजेशन में डिस्कस किया था, वो सब भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज। तो ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं 10% में, बाकी 90% क्या होता है, वाटर होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मा का मतलब सबसे मोस्ट अमाउंट कौन बनाता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन बनाता है, वाटर। अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, जिसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, प्लाज्मा सेल में, बी लिम्फोसाइट के द्वारा। तो अब ये हो गया हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% वाटर और 10% में प्लाज्मा प्रोटीन, मिनरल आयन, रेस्पिरेटरी गैसेस, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट और एंटीबॉडीज। तो ये सब हो गए 10% में। अब देखो, जब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, तो प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रोटीन आता है। एक है हमारा एल्ब्यूमिन, एक है हमारा ग्लोब्यूलिन, एक है हमारा फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन आप लोगों को पता चल ही गया किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में। किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में। तो फाइब्रिनोजन या फिर हम बोलें कि क्लॉटिंग प्रोटीन। अब देखो, जो एल्ब्यूमिन होता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, जो एल्ब्यूमिन होता है, ये ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को क्या करता है, बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। और जो ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन में क्या क्या होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। तो अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। जो अल्फा ग्लोब्यूलिन होता है वो क्या करता है, थायरॉक्सिन का ट्रांसपोर्ट करता है। जो बीटा ग्लोब्यूलिन होता है ये आयरन का ट्रांसपोर्ट करता है। और जो गामा ग्लोब्यूलिन है, गामा ग्लोब्यूलिन, तो देखो ये जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन में क्या करता है, मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनाता है। तो हमने जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन में आपको बताया था क्या क्या होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो ये हमारे 5 इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं। ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे हमने देखे, चाहे वो एल्ब्यूलिन हो, चाहे वो क्या हो हमारा चाहे वो एल्ब्यूलिन हो या फिर फाइब्रिनोजन हो या फिर वो अल्फा ग्लोब्यूलिन हो या फिर बीटा ग्लोब्यूलिन हो, यानी हम कह सकते हैं केवल गामा ग्लोब्यूलिन को छोड़ के जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन हैं वो सब कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, लिवर में। तो ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है, इसको छोड़ के जितने भी यहाँ पे ये प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट हैं वो सब कहाँ पे बनते हैं, लीवर में बनते हैं।
तो ये पॉइंट आप जो है याद रखेंगे। अब आगे देखो, ये जो हमने देखा जो एल्ब्यूलिन है वो क्या करता है, ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। तो कैसे करता है, तो यहाँ पे देखो, ये है हमारी ब्लड कैपिलरीज, ये है हमारी ब्लड कैपिलरी जहाँ पे वेन्स भी होंगे, आर्टरी भी होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो अब देखो, ये हो गए हमारे वेन्स, आर्टरी, ये सब। तो देखो हमारा जो कैपिलरी है, जो हमारा वेन्स है, यहाँ से क्या होता है, इस तरह से टिश्यू फ्लूइड छनके आता, मतलब ब्लड छनके आता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। कहाँ पे आता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड छन के आता रहता, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्स रहते हैं, तो उसके थ्रू ब्लड जो है छन के आता रहता, मतलब फिल्टर होके आता रहता है। तो यहाँ पे जो आता है इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। तो इन टिश्यू फ्लूइड को क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन जो होते हैं फिर से वापस लेके जाते हैं, फिर से वापस लेके जाते हैं। तो एल्ब्यूमिन इज मेंटेनिंग प्रेशर इनसाइड ब्लड वेसल्स बाय अट्रैक्टिंग फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी जो हमारा ब्लड था जब कैपिलरी में फ्लो हो रहा था, तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें क्या होती हैं, छन के आ जाती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे पोर्स होते हैं। तो उनको फिर से जो है वापस ले जाने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन इज मेंटेनिंग प्रेशर इनसाइड ब्लड वेसल्स बाय अट्रैक्टिंग फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं जो एल्ब्यूमिन है वो ब्लड के ऑस्मोलैरिटी में हेल्प करता है, उनका जो अमाउंट है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब देखो टाइप ऑफ सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, सबको पता है। एक होता है हमारा ओपन सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। तो जो ओपन सर्कुलेशन होता है, जैसे यहाँ पे देखो आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे मतलब हमारी बॉडी है, फिर कैपिलरी या वेन्स जो भी हैं, यहाँ से ब्लड आया और इस तरह से जो है ऑर्गन या सेल के पास में चला गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लड आया, इधर से आया, और यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है, ब्लड या कैपिलरी प्रेजेंट है। तो ये जो है ऑर्गन या टिश्यू के पास डायरेक्टली नहीं आ रहा, ओपन नहीं है, क्लोज है। मतलब ओपन और क्लोज में फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ऑर्गन और सेल्स। मतलब जैसे देखो ओपन में क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड आया, डायरेक्ट क्या हुआ, ऑर्गन या सेल के पास चला गया, यानी डायरेक्ट यहाँ पे इनके कांटेक्ट में है। लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ पे इनके कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट इनके पास नहीं जा रहे हैं। तो देखो ऑर्गन और सेल्स आर इन डायरेक्ट कंटैक्ट विथ सर्कुलेटरी फ्लूइड, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, जो ऑर्गन है या सेल्स हैं वो डायरेक्ट जो है सर्कुलेटरी फ्लूइड के डायरेक्ट कंटैक्ट में है। और यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर में प्रेजेंट होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। तो देखो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट मैं करवाऊंगी वो होगा हमारा एनिमल डाइवर्सिटी। तो एनिमल डाइवर्सिटी में मतलब ये आपको फिर से देखने को मिलेगा कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अभी इसको जो है आप क्लियर करो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे जो ब्लड है जिसको हम हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं मेनली, तो वो जो है डायरेक्ट सेल या ऑर्गन के कांटेक्ट में होता है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे ऑर्गन या सेल्स जो है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, और इनका जो फ्लूइड होता है उसको हम ब्लड बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं एनीलिडा एंड कॉर्डेटा, एनीलिडा एंड कॉर्डेटा एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेट। हम जो है एनिमल डाइवर्सिटी में इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे तो दोबारा से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एनीलिडा और कॉर्डेटा इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। अब देखो एडवांटेज ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका एडवांटेज क्या है और क्लोज का एडवांटेज क्या है।
तो देखो इट रिक्वायर्स, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट रिक्वायर्स लेस प्रेशर फॉर सर्कुलेशन, यानी यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है सर्कुलेशन के लिए, तो इट रिक्वायर्स लेस प्रेशर फॉर सर्कुलेशन, सो इट इज एनर्जी सेविंग प्रोसेस, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी ही नहीं, खर्च ही नहीं होगी। और ये किस में प्रेजेंट होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में। तो देखो इट रिक्वायर्स लेस प्रेशर फॉर सर्कुलेशन, सो इट इज एनर्जी सेविंग प्रोसेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया एडवांटेज ओपन सर्कुलेशन का। लेकिन क्लोज सर्कुलेशन का क्या एडवांटेज है? ब्लड फ्लोज इन क्लोज वेसल्स, यहाँ पे ब्लड जो फ्लो करता है वो क्लोज वेसल्स में फ्लो करता है। सो सर्कुलेशन इज प्रिसाइजली मेंटेन, तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है वो प्रिसाइजली क्या होता है? मेंटेन होता है। तो ये दोनों ही आप मतलब इन दोनों के ही अपने अपने कुछ एडवांटेज हैं, फायदे हैं। अब यहाँ पे देखो ब्लड में क्या होता है? ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा, ब्लड इक्वल टू ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा, ब्लड माइनस ब्लड सेल इक्वल टू प्लाज्मा, मतलब दोनों तरह से इसको कह सकते हो। ब्लड में से ब्लड सेल को घटा दो तो हमारा जो बचा वो प्लाज्मा हो गया, या फिर हम बोले ब्लड इक्वल टू ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा हो गया। तो मतलब दोनों ही चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे माइनस को उधर ले गए, प्लस हो गया, मैथ वाला दिमाग लगा सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? ब्लड है, क्या है? यहाँ पे कैपिलरी है जो भी है हमारा, तो ब्लड है। तो अगर ब्लड है तो यहाँ पे ब्लड सेल्स भी होंगे और प्लाज्मा भी होगा, ब्लड सेल भी होंगे और प्लाज्मा भी होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो हमारी कैपिलरी है, यहाँ पे देखो ब्लड सेल भी है और प्लाज्मा प्रोटीन भी है, ब्लड सेल भी है और प्लाज्मा प्रोटीन है। तो प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन जो यहाँ पे बचता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। तो देखो अभी हमने आपको बताया था एल्ब्यूमिन वाला, तो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये जो ब्लड कैपिलरी होती है यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है वो छनता रहता है, फिल्टर होके नीचे आता रहता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन को क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आया वो है टिश्यू फ्लूइड, यानी हम कह सकते हैं कि जब ब्लड जो है वो छन के नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े पोर नहीं हैं कि सारा ही ब्लड नीचे आ जाए, यानी बहुत ही माइन्यूट पोर होते हैं। तो जो माइन्यूट पोर होते हैं इसके थ्रू बहुत ही मतलब कुछ चीज़ें नीचे आ पाती हैं, और जो चीज़ें नीचे आ पाती हैं वो होती है हमारी टिश्यू फ्लूइड। जबकि ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन मतलब ये ऊपर ही रह जाते हैं, हमारे कैपिलरी में ही रह जाते हैं। जब ब्लड जो है माइन्यूट पोर के थ्रू छन के नीचे आता है तो ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन ऊपर ही रह जाते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इनका साइज बड़ा होता है। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है वो आ गया नीचे, यानी टिश्यू फ्लूइड में प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं है। तो देखो टिश्यू फ्लूइड हैज सेम मिनरल कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, यानी टिश्यू फ्लूइड में वही मिनरल कंसंट्रेशन होगा जो कि प्लाज्मा में होता है क्योंकि वहीं से छन के आया है। लेकिन टिश्यू फ्लूइड में प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है क्योंकि वो छन ही नहीं पाता, ऊपर ही रह जाता है। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे मान लो ये है हमारी कैपिलरी और यहाँ पे हमने जो है ऊपर से ब्लड को डाल दिया, यहाँ पे ये हमने जो है ब्लड डाल दिया यहाँ पे। तो इस तरह से जब ब्लड डाला तो क्या हुआ? ये हमारी जो कैपिलरी थी, ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन वो यहीं पे रह गए, ये छन ही नहीं पाए। तो ये हो गए रेड ब्लड सेल, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा प्रोटीन ऊपर ही रह गए। और नीचे जो आ गया ये हो गया हमारा टिश्यू फ्लूइड, जो नीचे आ गया ये आ गया हमारा टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ से क्या होता है? जो ऑक्सीजन होगा, ग्लूकोज होगा, वो आ जाएगा हमारे टिश्यूज में यानी सेल्स में, और यहाँ से CO2 चला जाएगा वापस इंटरस्टिशियल स्पेस यानी टिश्यू फ्लूइड में। तो अब देखो लिम्फ क्या होता है? तो देखो जो लिम्फ है, ब्लड में क्या है? ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा, ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा। तो जब यहाँ से टिश्यू फ्लूइड आया तो ये ऊपर क्या बच गया? ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। तो यहाँ से जो वो फिल्टर होके टिश्यू फ्लूइड आता है उसमें से लगभग क्या आता है? 20 लीटर, मतलब 20 लीटर ब्लड जो है वो छन के यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में आया। और एल्ब्यूमिन के थ्रू ये मतलब वापस लेके जाते हैं, हमने देखा था। तो जब ये वापस जाते हैं तो यहाँ से जाता है
कम से कम 17 लीटर यानी 17 लीटर यहाँ से रीयूज हो जाता है। बाकी के 3 लीटर यहाँ पे रह जाते हैं जो कि जाते हैं लिम्फ के थ्रू, जिस यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक्स, यानी जिसके थ्रू जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फेटिक्स। तो 20 लीटर यहाँ पे छन के आया, जिसमें से 3 लीटर क्या हो गया यहाँ पे रह गया, बाकी 17 लीटर रीयूज हो गया। तो ये जो बच गया वो हो गया हमारा लिम्फ, जो कि लिम्फेटिक के थ्रू यहाँ पे वापस भेजा जाएगा। तो अब देखो ये जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ क्या करता है, लिम्फ कलेक्ट फ्लूइड, जो फ्लूइड बचा लिम्फ उसको कलेक्ट करेगा और फिर से वापस यहाँ पे वेन्स में लेकर जाएगा इस तरह से। तो ये है हमारा लिम्फ नोड, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या क्या होता है, फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या क्या होता है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, फैट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड फाइट, यानी बिकॉज यहाँ पे लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, तो लिम्फोसाइट प्रेजेंट है तो ये जो है फाइट में भी हेल्प करता है, मतलब ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करेगा। तो क्या हो जाएगा 3F, फंक्शन ऑफ लिम्फ 3F, फ्लूइड फैट फाइट, फ्लूइड फैट फाइट, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, फैट ट्रांसपोर्ट एंड फाइट। तो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, फैट ट्रांसपोर्ट एंड फाइट, तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ लिम्फ, जिसके होते हैं 3 फंक्शन, 3F, फ्लूइड फैट फाइट, फ्लूइड फैट फाइट। तो अब देखो हमने देख लिया, मतलब ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या है, टिश्यू फ्लूइड क्या है, लिम्फ क्या है। ब्लड क्या है, ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, ब्लड माइनस ब्लड सेल, टिश्यू फ्लूइड क्या है, फिल्टर्ड फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरी, कैपिलरी से जो फ्लूइड फिल्टर होके आया है वो है हमारा टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड में क्या होता है, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, यानी टिश्यू फ्लूइड में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते हैं, और प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड दोनों का सेम मिनरल कंसंट्रेशन होता है। लिम्फ क्या है, इट हैज मोर CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट एज कम्पेयर टू टिश्यू फ्लूइड। देखो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में बस इतना सा डिफरेंस है कि जो टिश्यू फ्लूइड है यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट है, जबकि लिम्फ में जो है ज़्यादा अमाउंट में CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, बॉडी से ब्लड आया हार्ट में और हार्ट से गया बॉडी में, यानी हार्ट से होके एक ही बार ब्लड गुजरा। लेकिन डबल सर्कुलेशन में क्या है, जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से होके जाता है। एक बार ये आया हार्ट से गया लंग्स के पास, लंग से गया फिर से हार्ट के पास और तब गया बॉडी के पास। तो बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, फिर से तब बॉडी। तो इस तरह से जो है बॉडी टू बॉडी, जब मतलब बॉडी से बॉडी जाते समय जो हार्ट है, देखो वन टाइम क्रॉसिंग हार्ट, जो यहाँ पे हमारा ब्लड है बॉडी से बॉडी जब जा रहा है तो एक ही बार ब्लड को एक ही बार हार्ट को क्रॉस करता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन जब बॉडी से बॉडी जाते समय 2 बार हार्ट को क्रॉस करता है तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो इसको हम आगे पढ़ने ही वाले हैं डिटेल में। तो देखो जो फिश होता है इनके केस में क्या होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, यानी हम कह सकते हैं फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, और सबको पता है क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी 2 ऑरिकल होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल। देखो यहाँ 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, तो यहाँ पे 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिश में कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं, और यहाँ पे एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं, और ह्यूमन में सबको पता है 4 चैम्बर्ड हैं। तो ह्यूमन प्लस क्रोकोडाइल को भी याद रख लेना, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है रेप्टाइल का एक्सेप्शन है। तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बाकी ह्यूमंस जितने भी होते हैं यानी मैमल्स कह सकते हैं, तो इनमें होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो अब देखो 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। तो इस तरह से 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो अब यहाँ पे देखो जो फिश है, यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
और एक बात याद रखना, बॉडी जो ब्लड होता है वो कभी भी हार्ट में ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है। तो देखो जो फिश है, यहाँ इसकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट से पास किया और कहाँ पे गया, गिल्स के पास। तो गिल्स में यहाँ पे ये क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा और फिर से जाएगा बॉडी के पास। तो क्या हम कह सकते हैं, हार्ट ऑफ फिश इज रिसीविंग, मतलब हार्ट ऑफ फिश इज रिसीविंग ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं वेनस ब्लड। क्या बोलते हैं, वीनस ब्लड। तो जो यहाँ पे फिश का क्या होता है, हार्ट होता है, जो फिश का हार्ट होता है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और सीधे ये चला गया गिल्स के पास, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होके फिर से चला गया बॉडी के पास। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक ही बार हार्ट से पास किया, इस वजह से हम बोल देते हैं कि जो फिश का हार्ट होता है वो कैसा होता है, वेनस हार्ट होता है। तो हार्ट ऑफ फिश इज रिसीविंग ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस वजह से इसको हम बोलते हैं वेनस ब्लड। अब यहाँ पे देखो क्या होता है एम्फीबियन या फिर रेप्टाइल्स के केस में। तो यहाँ पे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये जो है चला गया कहाँ पे, स्किन या फिर लंग्स के पास, स्किन या फिर लंग्स के पास, और लंग्स से फिर से ऑक्सीजनेटेड होके ये आ गया कहाँ पे, मतलब वेंट्रिकल में, ऑरिकल में आया, ऑरिकल से गया स्किन या लंग्स के पास और फिर से चला गया हार्ट में ही और फिर से आ गया बॉडी में। तो ऑरिकल वेंट्रिकल अभी छोड़ो, बस इतना याद रखो, बॉडी से आया हार्ट में, हार्ट से गया लंग्स में और लंग्स से फिर से गया हार्ट में और तब जाके आया बॉडी में। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से जब ब्लड आया तो यहाँ गया और दोबारा से जब आया तो यहाँ पे इनकी मिक्सिंग हो रही, क्योंकि इनमें कोई सेपरेशन नहीं है, कोई सेप्टम नहीं प्रेजेंट है अभी। तो यहाँ पे मिक्सिंग हो गया दोनों ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का क्या हो गया, मिक्सिंग। तो हम कह सकते हैं पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यहाँ पे पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया, इस वजह से इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट मतलब दो बार हार्ट से गुजरा तो डबल तो हो गया, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। और यहाँ पे देखो 4 चैम्बर्ड यानी मैमल या फिर क्रोकोडाइल के केस में क्या होता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहाँ से गया लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होके आ गया दोबारा से हार्ट के पास और फिर से चला गया बॉडी के पास। तो यहाँ पे देखो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में सेप्टम है, इनके बीच में सेप्टम है। इस वजह से एक बार जो ब्लड आया गया, लेकिन दोनों आपस में मिक्स नहीं हुआ। तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, और इसको हम बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। तो यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मतलब वेनस हार्ट में किस में प्रेजेंट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ पे होता है, पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड किस में होता है। तो कुछ भी क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपसे क्वेश्चन ना बने। अगर आपने ध्यान से सब कुछ देखा होगा, आपको सब कुछ समझ आया होगा, तो एक एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, इन एम्फीबियंस पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज एडाप्टेशन फॉर एक्वाटिक हैबिटेट। जो एम्फीबियन होते हैं, यहाँ पे जो पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है उसका एडवांटेज ये है कि ये जो है अडॉप्ट कर सकते हैं एक्वाटिक हैबिटेट में, बिकॉज लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन वाटर, सो पार्शियल मिक्सिंग इज सफिशिएंट फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये जो हो गया इसका एडवांटेज कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड का। तो अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो कि सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखो, अगर लेक्चर में कभी कभी क्या होता है, मतलब आसपास में इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें उल्टा पुल्टा हो सकता है, मतलब निकल जाती हैं, मतलब कहना होता कुछ हो जाता, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो आप जो है लेक्चर को ध्यान से देखा करिए। अगर कहीं पर भी ऐसा कोई मिस्टेक दिखे तो आप उसको कमेंट जो है कर दिया करिए, बता दिया करिए, उसका टाइमिंग मेंशन कर दिया करिए। तो आपको जहाँ भी अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, एक सिंगल लाइन में भी कन्फ्यूजन हो, तो आप उसको कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको पक्का उसका रिप्लाई दूंगी। तो और आप अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।